गुड मॉर्निंग बच्चों। पृष्ठ रसायन चैप्टर के अंतर्गत अभी हमने अधिशोषण की जानकारी हासिल की। इसके बाद बच्चों एक टॉपिक है उत्प्रेरण, जो कि इस वर्ष आपके एग्ज़ाम के लिए इसको हटा दिया गया है। लेकिन बच्चों उत्प्रेरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अपनी किताब से इससे संबंधित जानकारी या इसको आप लोग पढ़ लीजिए। आसान चैप्टर है, पहले भी थोड़ी बहुत आपने इसके बारे में जानकारी आपको मिली होगी क्लास 10 तक में, तो इसे आप लोग एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। तो इसमें से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो आप उसे कर लेंगे। अब जो पोर्शन मैं पढ़ाऊँगी वो है कोलाइडी निकाय या कोलाइडी अवस्था। तो बच्चों कोलाइडी विलयन क्या है या कोलाइडी अवस्था क्या है? तो कोई भी पदार्थ का जो विलयन होता है उसमें विलेय और विलायक होते हैं, इतना आप जानते हैं। तो जो विलेय है विलायक में घुले होते हैं। तो विलेय के कणों के आधार पर विलयन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला विलयन है वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का जो आकार है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर अथवा 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। विलेय के सूक्ष्म आकार के कारण ये चर्म पत्र में से विसरित हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं और विलायक के साथ मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, जैसे NaCl का विलयन। अगर आपने पानी में नमक को घोल दिया है तो ये विलयन किसी भी फ़िल्टर पेपर से आपका निकल जाएगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि नमक ऊपर बचे और पानी नीचे जाए। तो इसीलिए इसको क्यों ऐसा होता है, क्योंकि विलेय का आकार बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। दूसरे प्रकार के विलयन को हम कोलाइडी विलयन नाम देते हैं, और इसकी क्या विशेषता है कि विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ये विलयन विषमांगी होते हैं, मतलब हम इसमें के आर पार नहीं देख सकते हैं, और विलायक के कणों का आकार जो है वो विलेय से छोटा होता है। विलयन धुंधला होता है, किंतु चर्म पत्र से धीरे धीरे विसरित हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे गोंद आपने देखा होगा या चावल का माड़ आपने देखा होगा, ये दोनों कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार विलयन का है निलंबन। निलंबन में विलेय के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 सेंटीमीटर के मध्य, या इसको 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। ये पार्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होंगे और अपारदर्शी होते हैं। जैसे मिट्टी को अगर हमने पानी में घोलकर विलयन बनाया है और ये विलयन अगर हम फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो मिट्टी ऊपर रह जाती है और स्वच्छ पानी नीचे निकल आता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निलंबन। तो बच्चों इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग कोलाइडी विलयन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब कोलाइडी निकाय पहले हमने आपको बताया कैसा है, एक विषमांगी तंत्र है। विषमांगी के मतलब क्या हुआ कि उसके सभी अंग समान नहीं होते। जैसे नमक का विलयन है वो समांगी है, लेकिन ये क्या है, कोलाइडी विलयन विषमांगी है। अब इसमें 2 प्रावस्थाएं हैं, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली परिक्षेपण माध्यम, जो विलायक की भांति कार्य करती है, और दूसरी अवस्था जो इसमें परिक्षेपित होती है उसे हम परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। अगर आप सामान्य भाषा में समझिए तो जैसे किसी विलयन में 2 चीज़ें हैं, विलेय और विलायक। तो कोलाइडी विलयन में जो विलेय वाला भाग है वो जो है परिक्षिप्त अवस्था कहलाता है, और जो विलायक वाला भाग है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। इन दोनों शब्दों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। इस प्रावस्था के कणों को कोलाइडी कण कहते हैं। परिक्षिप्त अवस्था या जो है उसको क्या कहते हैं, कोलाइडी कण कहते हैं। कोलाइडी कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। तो मतलब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये अवस्था वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था है। इसका पता सबसे पहले जिग्मोंडी नामक वैज्ञानिक ने लगाया था 1903 में, और उन्होंने विभिन्न प्रकार के कोलाइडी निकायों का अध्ययन किया था। अब कोलाइडी विलयन को हम लोग कुछ अलग अलग इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका वर्गीकरण हम करेंगे
परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। परिक्षेपण माध्यम बच्चों बताया जो विलयन में विलायक है वही कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम है। तो एरोसॉल जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु होता है, हाइड्रोसॉल परिक्षेपण माध्यम जल होता है, एल्कोसॉल परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल है और बेंजोसॉल में परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है। अब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयन जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी उदाहरण पूछा जाता है 1 नंबर के प्रश्न में। तो अगर परिक्षिप्त अवस्था जो है वो ठोस है और परिक्षेपण माध्यम, फिर इसे एक बार बता दें, परिक्षेपण माध्यम वही काम करता है जो विलयन में विलायक करता है। तो यहाँ पर परिक्षिप्त अवस्था पहले ठोस लिया, अब परिक्षेपण माध्यम की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस लेंगे और इसके उदाहरण देखिए बच्चों यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये मुख्य रूप से आपको इसको याद करना है और ये अच्छी तरह से याद होने चाहिए क्योंकि इन उदाहरणों को पूछा जा सकता है। अगर परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है और परिक्षिप्त अवस्था भी ठोस है तो इसका उदाहरण होता है रंगीन कांच, रूबी, नीलम, जो स्टोन आप लोग जो देखते हैं अंगूठियों में लगाने वाले या ज्वेलरी बनाने वाले, वो सब जो है ठोस का ठोस में विलयन कह सकते हैं। और यहाँ पर दोनों ही अवस्थाएं क्या है, ठोस अवस्था में है। अगर परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव है और परिक्षिप्त अवस्था ठोस है तो ये क्या है, जिलेटिन, गोल्ड सॉल। अगर परिक्षेपण माध्यम गैस है जिसको कि क्या कहते हैं, ठोस एरोसॉल, इसका उदाहरण है धुआं। तो इसी प्रकार से इन सब के उदाहरण आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब इसमें मुख्य 3 बातें आप याद रखिएगा। उसमें क्या है, जो ये ग्रीन लाइन से लिखी हुई है कि सबसे प्रचलित सॉल क्या होता है, द्रवों में ठोस का। द्रव में जब किसी ठोस पदार्थ को घोलते हैं तो जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसको हम सॉल कहते हैं। अगर ठोस में द्रव को घोला गया है तो इस विलयन को जेल के नाम से जानते हैं और अगर द्रव को द्रव में घोला गया है तो इस विलयन को इमल्शन नाम से जाना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, सॉल, जेल और इमल्शन 3 ये चीज़ें हैं जिनको कोलाइडी निकाय में अक्सर हम लोग इनका नाम लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो ये दोनों अवस्थाओं में गैस और गैस का जो मिश्रण होता है वो हमेशा समांगी मिश्रण होता है, इसलिए उसको हम कोलाइडी तंत्र नहीं कहेंगे या वो कोलाइडी अवस्था नहीं है। अब एक और यहाँ पर जो है इसके वर्गीकरण का जो है तरीका है वो क्या है कि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के प्रति, परिक्षिप्त अवस्था की परिक्षेपण माध्यम के प्रति बंधुता के आधार पर। अब ये कोलाइड क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही के मतलब क्या होता है, द्रव से द्रवरागी या द्रव से स्नेह करने वाला। तो द्रव से स्नेह करने वाला मतलब यहाँ पर जो कोलाइडी कण है वो द्रव से स्नेह करने वाला है, मतलब द्रव के साथ तुरंत मिलकर वो किसमें, कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि पदार्थों में अगर हम उचित द्रव में उसको मिलाते हैं तो ये सीधे ही प्राप्त होने वाले कोलाइडी विलयन द्रव रागी या इसी को हम द्रव स्नेही भी कहते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। द्रव रागी सॉल की विशेषता क्या है कि यदि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था को पृथक भी कर दिया जाए तो सॉल को केवल परिक्षेपण माध्यम के साथ मिश्रित करके फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें उत्क्रमणीय सॉल भी कहा जाता है और ये पर्याप्त स्थायी होते हैं। दूसरा प्रकार है द्रव विरागी कोलाइड। द्रव विरागी मतलब इसका मतलब क्या है, द्रव से घृणा करने वाला। धातुओं एवं उनके सल्फाइड के कोलाइडी सॉल विशेष विधियों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं और ये द्रव विरागी सॉल कहलाते हैं। इसमें विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाने से सॉल जो मतलब कोलाइडी विलयन क्या होता है, जो कोलाइडी कण है वो अवक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात ये जो कोलाइड है वो स्थायी नहीं होता। एक बार अगर ये अवक्षेपित हो गए कोलाइडी कण, अवक्षेपित होने का मतलब कि एक बार इकट्ठा हो गए या परिक्षेपण माध्यम से अलग हो गए तो उन्हें फिर से
हम जो है वो एकत्रित मतलब फिर से उनको सॉल में परिवर्तित या कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इनको अनुत्क्रमणीय सॉल कहा जाता है। अब देखिए, परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर भी हम इनको कोलाइडी विलयन को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला है वृहद आणविक कोलाइड। परिक्षिप्त अवस्था के अणुओं का आकार कोलाइडी परास में होता है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज आदि। अब क्या है बहुआण्विक? बहुआण्विक क्या है कि विलयन में किसी पदार्थ के कई अणुओं के एकत्रित होने से एक बड़ा कण बन जाता है, और कण जो है आपस में जुड़े होते हैं वैन डर वाल बलों के द्वारा। तो इस प्रकार इनका आकार कोलाइडी सीमा में होता है, मतलब एक जो बड़ा कण है वो बहुत सारे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे सल्फ़र का सॉल अगर हम बनाएं तो उसमें सल्फ़र के 1000 से भी ज़्यादा S8 अणु जो है एक साथ चिपके हुए होते हैं, तो ऐसे सॉल को हम लोग बहुआण्विक कहते हैं। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको सहचारी कोलाइड कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर उनकी सांद्रता बढ़ा दी जाए तो कणों के पुंज बन जाते हैं। पुंज मतलब एक साथ कण इकट्ठे हो जाते हैं, और एक साथ इकट्ठे होने से ये कोलाइडी कण के समान व्यवहार करने लगते हैं। तो इन्हें सहचारी कोलाइड या मिसेल के नाम से जाना जाता है। और साबुन और संश्लेषित अपमार्जक जो है वो इसी वर्ग में आते हैं। तो बच्चों, हम आगे के क्लास में इसकी तुम्हें मिसेल की जानकारी विस्तृत रूप से देंगे। तो आज हमने आपको विभिन्न प्रकार के कोलाइडी विलयन, उनके प्रकार के बारे में बताया है। और बच्चों, ये इस चैप्टर का मतलब पहला शुरुआत है कोलाइडी ने अवस्था की। तो इन सब में जो भी टर्म आ रहे हैं उनकी जानकारी आप लोग अच्छी तरह से रखिएगा। इसको एक बार और अच्छी तरह से रीडिंग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, और फिर इसके मुख्य मुख्य चीज़ों के आप अपने नोट्स बनाइएगा। कल के क्लास में हम तुम्हें कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ और इनके शुद्धिकरण की विधियों के बारे में बताएंगे।